बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वॉइस के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज से 15वीं सदी के इख्तिताम तक यानी बरे आज़म अमेरिका की तलाश से पहले लोगों के लिए फकत 3 बरे आज़म ही थे, जिनमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मशरकी किनारे वाले ममालिक से जुड़ा हुए ही नहीं थे। दोस्तों ये जो ममालिक का जिक्र मैंने किया, इन ममालिक के लिए सोने से ज्यादा कीमती चीज क्या थी, जिसके लिए इन्होंने कई कीमती जाने और कई जहाज डुबोए, और वो चीजें सोना और दौलत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और वो चीजें क्या हैं? तो दोस्तों 15वीं सदी के इख्तिताम तक यानी बरे आज़म अमेरिका की तलाश से पहले लोगों के लिए दुनिया फकत 3 बरे आज़म एशिया, यूरोप और अफ्रीका ही थे। बरे आज़म यूरोप समुद्री रास्ते से एशिया और अफ्रीका के मशरकी किनारे वाले ममालिक से जुड़ा हुआ नहीं था। यूरोपी ममालिक के बहरी जहाज मेडिटेरेनियन या फिर जिब्राल्टर समंदर से निकलकर अटलांटिक समंदर में शुमाल की जानिब इंग्लैंड, जर्मनी, बेल्जियम और हॉलैंड वगैरह जाया करते थे, या फिर जनूब की जानिब अफ्रीका के मगरबी किनारे के बालाई हिस्से वाले ममालिक मसलन मराकश, मोरितानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गनी, बसाओ और ज्यादा से ज्यादा सीरिया लियोन और लिबेरिया के बंदरगाहों से होकर वापस लौट आते थे। बाद में कुछ अरसे बाद कुछ जहाजरान ने मजीद जनूब में जाने की कोशिश की, पर ज्यादा से ज्यादा गैबान, अंगोला और नामीबिया ममालिक के बंदरगाहों तक ही जाते के नीचे कैप ऑफ गुड होप वाले समंदर के करीब जाने को किसी में जुरात नहीं थी। याद रहे कि उस वक्त तक अभी पेट्रोल और डीजल ऐजाद नहीं हुए थे और न ही लोहे के इंजन जहाज लकड़ी के हुआ करते थे, जिन पर कपड़े के बादबान लगे हुआ करते थे। बादबान पर हवा का दबाव पड़ने पर जहाज आगे बढ़ा करते थे। दुनिया की दूसरी जानब यानी हिंदी वसी समंदर में अरब और ईरानी हिंदुस्तानी जहाजरान अपने जहाजों को छोटे बरे आज़म के चारों अतराफ या अफ्रीका के मगरबी किनारे वाले बंदरगाहों मोम्बासा, मेलेंदी, दारुल इस्लाम और रंजबाज वगैरह तक ले जाते आते रहा करते थे। वो भी अफ्रीकी किनारे के रास्ते से आखिरी हिस्से तक नीचे नहीं जाते थे, जहाँ कैप ऑफ गुड होप वाला खतरनाक समंदर है। अलबत्ता आगे बढ़ने की कोशिश में हर साल कई जहाज डूबते रहे थे। ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तानी और अफ्रीकियों को इल्म नहीं था कि कोई यूरोप भी है, और उस वक्त यूरोपियों को भी इल्म था कि हिंदुस्तान, चीन और जापान भी है, क्योंकि वो जमीनी रास्ते से एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते थे। जिस रास्ते का पता 200 साल पहले मार्को पोलो कर चुके थे, उन ममालिक का एक दूसरे से व्यापार खुशकी के रास्ते पर चल रहा था। हिंदी समंदर वाले बंदरगाहों से सामान सुर्ख समंदर तक आता था, जहाँ से बाद में अरबस्तान, ईरान, मिस्र, तुर्की के जमीनी रास्तों से गुजरकर इटली पहुँचता था। वहाँ से फिर वेंस बंदरगाह या दूसरे बंदरगाहों से यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पहुँचता था। इस तरह कोई भी चीज हिंदुस्तान या चीन से फ्रांस, जर्मनी या पुर्तगाल वगैरह पहुँचती थी, रास्ते में कितनी ही जगहों पर टैक्स और भत्ता देने की वजह से मंजिल पर बहुत महंगे दाम बिकती थी। इसलिए यूरोपी सख्त परेशान थे कि किस तरह समंदर के जरिए हिंदुस्तान और इस जानब के ममालिक को मिलाया, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज वगैरह समंदरी रास्ता तलाश किया जाए, ताकि वो सीधा वहीं पहुंचकर सामान खरीद सकें। बहुत से वीडियो देखने वाले शायद इस बात से लाइलम हूँ कि वो कौन सी चीज थी जिसे खरीदने के लिए पूरे मुल्क के लोग इस कदर परेशान थे कि न सिर्फ आम लोगों पर यूरोपी ममालिक की हुकूमतें, बादशाह और मलकाएं और इस चीज को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान तक समुद्री रास्ता तलाश करने के ख्वाब देखा करते थे। मुख्तलिफ यूरोपी ममालिक के बड़े ताजरों ने मिलकर या कुछ ममालिक के बादशाहों ने अपने खजाने से एक बड़ी रकम निकाल कर बड़े बड़े जहाज बनाकर मुल्क के अच्छे अच्छे जहाजरान के हवाले किए थे कि जाएं समुद्री लहरों और भंडरों से मुकाबला करके हिंदुस्तान का रास्ता तलाश करें और जहाजों को सामान से भर लाएं। सवाल यह है कि वो कौन सा सामान था जिससे हमारे एशियाई ममालिक माला माल थे और यूरोपी लोग इसके लिए इतने अतावले थे कि वो कई साल बल्कि सदियों तक पैसा खर्च करते रहे, अपने लोग और जहाज डुबवाते रहे। क्या वो माल सोना और चांदी था या कोई इससे भी ज्यादा कीमती चीज? वो सामान, वो चीज इस वक्त सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती थी। आज का इंसान इस बात पर यकीन नहीं करेगा, पर यह हकीकत है कि सदियों से हिंदुस्तान
हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज में पैदा होने वाला मसाला सोने से भी ज्यादा महंगा बिकता था। मसलन खासकर काली मिर्च, जावित्री, लौंग, जायफल, दालचीनी और इलायची जैसे मसाले के लिए तो यूरोप के अमीर तरीन लोग दीवाने थे। वो मसाले हिंदुस्तान के मालाबार, किनारे वाले शहरों और इंडोनेशिया के जावा और दूसरे जजीरों से कश्तियों के जरिए और फिर खच्चर, गधों और ऊँटों के जरिए अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की के बियाबानों और जाबलों इलाकों से होते। जब वेंस इटली पहुँचे और वहाँ से फिर लबसन, लंदन, पेरिस, बार्सिलोना और दूसरे यूरोपीय शहरों के ताजरों तक पहुँचते थे तो इनके दाम आसमान को जा पहुँचते थे। वैसे तो यूरोपीय लोग नमक, हल्दी, इमली, अदरक, लहसुन, तेजपात और अजवाइन जैसी चीजों के लिए भी दीवाने थे। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि क्या मसाले जैसी चीज को खाने में खुशबू या ज़ायका पैदा करती है, इतनी महंगी हो सकती है। फिर ज़ाफ़रान का सोचता हूँ आज इतने किस्म के ज़ायके और खुशबुएं इजाद करने के बावजूद कितना महंगा है। मैं जब भी ईरान या स्पेन जाता हूँ तो मेरे दोस्त फकत ज़ाफ़रान की ही फरमाइश किया करते थे। पुराने दौर में यूरोप में जब काली मिर्च का दाम सोने के बराबर था तो जायफल मसाला सोने से भी ज्यादा महंगा था। 16वीं सदी में भी मसाले का इतना मांग था कि लंदन के बंदरगाहों में धक्के का काम करने वाले मजदूरों को बोनस में पैसे के बजाय लौंग दिए जाते थे। सन 410 में जब वेसिगाट वालों ने रोम फतेह किया तो उन्होंने रोमियों से तावान के तौर पर 3000 पाउंड यानी 1500 किलो काली मिर्च की मांग की। रूमी सिपाहियों को कभी कभी पैसों की बजाय तनख्वाह में नमक मिलता था। अब्बासी सल्तनत को जायफल और दालचीनी जैसे मसाले के व्यापार ने अमीर बना दिया। वो हिंदुस्तान से आया हुआ वो मसाला बसर और बगदाद से मंगवा कर बड़े दाम कुस्तुनतुनिया और इटली के शहरों वेनिस, जेनवा रवाना करते थे। रमीसस दोम मिस्र का फिरौन जिसने सन 1279 मीन से 1212 तक हुकूमत की, उसकी मम्मी मोम से ढका जिस्म का जायजा लिया गया तो उसके नथनों में से काली मिर्च के बूटे के पत्ते मिले जिसके बेल की काश्त हिंदुस्तान के मालाबार किनारे पर की जाती है। इससे अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त भी मसाला हिंदुस्तान से मिस्र तक पहुंचता था। मसाला न फकत खानों में पर दवाइयाँ, शहूती ताकत बढ़ाने और मौजूनों और कफन दफन की रसूमात में भी इस्तेमाल होता आ रहा है। मसालों की तारीख इतनी ही कदीम महसूस हो रही है जितना कि इंसान की जात। मसाले की खातर दुनिया में जंगें लगी, सल्तनतें बनी और मिटी, यहाँ तक के नई ममालिक आजाद हुए। मसाले की मांग ना होती तो क्या क्रिस्टोफर कोलंबस घर से निकलते? वो तो मसाले की खातर हिंदुस्तान को रवाना हुए थे तो रास्ता भटक कर अमेरिका जा निकले। कहते हैं कि पहले के वक्त से कम 3500 काफ मीम मिस्र के मुख्तलिफ मसालों को पकवान, खुशबू, श्रृंगार और मुर्दों को ले के देने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बाद मसाले का इस्तेमाल बीच मगरब और मेडिटेरेनियन समंदर के आसपास वाले ममालिक में आम हुआ। लगभग 50,000 साल अरबों का इस व्यापार पर कब्जा रहा। फिर जब व्यापारियों ने हिंदुस्तान तक पहुंचने का समुद्री रास्ता तलाश कर लिया तो बाजी पलट गई। मसाले का व्यापार पुर्तगालियों और दूसरे यूरोपियों के हाथ लग गया। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।